Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Schoolab of profsam.com. That is PROFSAM.com. आज हम फिजिक्स के यूनिट 5 मैग्नेटिज्म इन मैटर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पर गहराई से बात करेंगे और इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे ना कि डर भी खत्म होगा और एग्जाम्स के लिए हमेशा याद भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस टॉपिक को लेकर हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ। मतलब सब कुछ मैग्नेटिक लगता है पर अलग अलग तरीके से। बिल्कुल सही जगह से शुरू किया है। चलो एक रियल वर्ल्ड सवाल से स्टार्ट करती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है। उसके पास तुम एक लोहे की कील मतलब एन आयरन नेल और एक तांबे का सिक्का अ कॉपर कॉइन लेकर आते हो तो क्या होगा? आयरन नेल तो आई थिंक वो जोर से मैग्नेट की तरफ खिंच जाएगी, अट्रैक्ट होगी। पर कॉपर कॉइन शायद उस पर कोई असर नहीं होगा, वो मैग्नेटिक नहीं होता है ना। एग्जैक्टली 99% लोग यही सोचते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज है। कॉपर कॉइन पर असर होता है लेकिन उल्टा, वो मैग्नेट से वीकली रिपेल होता है, यानी थोड़ा सा दूर धकेला जाता है। व्हाट? रिपेल होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। स्ट्रेंज। तो ये इतना अलग अलग बिहेवियर क्यों है? इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल है। देखो, हर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक अलग पर्सनालिटी या स्वभाव होता है और इन पर्सनालिटीज को समझने के लिए चलो एक म्यूजिक पार्टी की एनालॉजी लेते हैं। ओके, अ म्यूजिक पार्टी। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो समझो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक पार्टी है जहां बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है। अब इस पार्टी में 3 तरह के लोग आते हैं। पहले हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो लोग हैं जिन्हें लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है ये पार्टी से दूर भागने लगते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। अच्छा, तो कॉपर कॉइन इसलिए रिपेल हो रहा था, वो पार्टी हेटर है। ठीक है, समझ गया। दूसरे टाइप के? दूसरे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो लोग हैं जो म्यूजिक एंजॉय तो करते हैं पर थोड़े लेजी हैं। जब तक म्यूजिक बज रहा है तब तक थोड़ा बहुत डांस करेंगे, जैसे ही म्यूजिक बंद वो आराम से बैठ जाते हैं। ओके, सो दे आर टेम्पररी डांसर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं पर फील्ड हटाने पर अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं। प्रिसाइजली। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरे? जो आयरन जैसे होंगे। हाँ, वो तो पार्टी एनिमल्स होंगे। बिल्कुल। तीसरे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये असली पार्टी एनिमल्स हैं। इन्हें म्यूजिक इतना पसंद है कि म्यूजिक बंद होने के बाद भी घंटों अकेले डांस करते रहते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और फील्ड हटाने के बाद भी परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ये एनालिसिस तो ब्रिलियंट है। पार्टी हेटर्स यानी डायामैग्नेटिक, टेम्पररी डांसर्स मतलब पैरामैग्नेटिक और पार्टी एनिमल्स फेरोमैग्नेटिक। लेकिन मटेरियल्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर ऐसा क्या होता है जो उनकी पर्सनालिटी इतनी अलग होती है? बहुत अच्छा सवाल है। अब चलते हैं इसके इंजन रूम में। इमेजिन करो कि हर एटम एक छोटा सा कमरा है और इलेक्ट्रॉन्स उस कमरे में रहने वाले लोग हैं। हर इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे स्पिन कहते हैं, जिससे वो एक छोटा सा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एटम एक कमरा है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहने वाले टाइनी मैग्नेट्स। हाँ, अब डायामैग्नेटिक मटेरियल के कमरों में सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़ों में मतलब पेयर्स में रहते हैं। एक का स्पिन अप तो दूसरे का डाउन, तो उनका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? अगर एक अप और एक डाउन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए एक्सटर्नल फील्ड का इन पर ज्यादा असर नहीं होता, या टेक्निकली कहें तो ये रिपेल करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कमरों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अकेला यानी अनपेयर्ड घूम रहा होता है। उसका स्पिन कैंसिल करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। इसी अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, तो सारा खेल किस अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या स्पेशल है? उनमें भी तो अकेले इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। हाँ, उनमें भी होते हैं, पर उनके कमरे स्पेशल हैं। वो अपने पड़ोसी कमरों के अकेले इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर एक टीम बना लेते हैं। उनकी दोस्ती इतनी पक्की होती है कि वो सब मिलजुल कर नेचुरली एक ही डायरेक्शन में स्पिन करना पसंद करते हैं। इस स्ट्रॉन्ग टीम वर्क को एक्सचेंज इंटरैक्शन कहते हैं। वेट, यहाँ एक डाउट है। आपने कहा कि डायामैग्नेटिज्म पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स तो हर मटेरियल में होते हैं।
पेयर्स में भी और अनपेयर्ड भी। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डायमैग्नेटिज्म क्यों नहीं दिखता? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इससे पता चलता है कि तुम कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से समझ रहे हो। और जवाब है यस। डायमैग्नेटिज्म एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और हर मटेरियल में प्रेजेंट होती है। लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो अट्रैक्शन वाला इफेक्ट है वो इस छोटे से रिपल्शन इफेक्ट से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए डायमैग्नेटिक इफेक्ट दब जाता है और हमें सिर्फ अट्रैक्शन ही नोटिस होता है। गॉट इट। तो अट्रैक्शन इतना डोमिनेंट है कि रिपल्शन छिप जाता है। ये एनालॉजीज तो बहुत अच्छी हैं, पर एग्जाम्स में तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी इन डेफिनेशंस को कैसे फ्रेम करता है? सही पॉइंट है। चलो देखते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी फॉर्मल है पर मतलब वही है। एनसीईआरटी कहता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ मूव करते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि वो रिपेल होते हैं। और पैरामैग्नेटिक के लिए? उनके लिए एनसीईआरटी लिखता है कि वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करते हैं। यानी दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। म्यूजिक बंद, डांस बंद। और फेरोमैग्नेटिक तो सिंपल होगा, दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। और इसके पीछे का रीजन वही स्पेशल दोस्ती है, एक्सचेंज इंटरैक्शन। और यही एक्सचेंज इंटरैक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आत्मा बन जाती है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप, सब इसी प्रिंसिपल पर डेटा स्टोर करती हैं। वाओ, तो मेरे लैपटॉप में जो डेटा सेव्ड है वो इन पार्टी एनिमल एटम्स की टीम वर्क की वजह से ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है। 1. मैग्नेटिज्म का असली कारण इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। 2. अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, ये है डायमैग्नेटिज्म। 3. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये पैरामैग्नेटिज्म का कारण है। एंड 4. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंज इंटरैक्शन वाली दोस्ती है तो वो अलाइन हो जाते हैं, जिससे फेरोमैग्नेटिज्म पैदा होता है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. क्लियर है। पर एक चीज और, क्या टेम्परेचर का इन पर्सनालिटीज पे कोई असर होता है? मतलब पार्टी में अगर गर्मी बढ़ जाए तो? बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। टेम्परेचर यानी हीट इनके बिहेवियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पैरामैग्नेटिज्म के लिए एक लॉ है, क्यूरीज लॉ। ये कहता है कि मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी उसकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा, ऐसा क्यों? सिंपल है। गर्मी एटम्स को एनर्जी देती है जिससे वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इस रैंडम वाइब्रेशन या शोर में उन बेचारे अकेले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना मुश्किल हो जाता है ना? राइट। रैंडम मोशन अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। इसका कोई कूल एग्जांपल है? हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। अगर हम एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल्स के बीच में लिक्विड ऑक्सीजन डालें तो वो वहां चिपक जाएगी, अट्रैक्ट होगी। पर जैसे ही हम उसे गर्म करके गैस बना देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और पैरामैग्नेटिज्म इतना कमजोर हो जाएगा कि वो वहां से उड़ जाएगी। ये तो अमेजिंग है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर गर्मी का क्या असर होता है? उनकी दोस्ती तो बहुत पक्की थी। उनकी दोस्ती पक्की है, पर एक लिमिट तक। हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक क्यूरी टेम्परेचर होता है। ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अगर मटेरियल को इस टेम्परेचर से ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो एटम्स में इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि उनकी वो स्पेशल दोस्ती, एक्सचेंज इंटरैक्शन टूट जाती है। और दोस्ती टूटी तो पार्टी एनिमल मटेरियल एक लेजी टेम्पररी डांसर बन जाता है। मतलब अ फेरोमैग्नेट बिकम्स अ पैरामैग्नेट। अच्छा, तो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेट पैरामैग्नेट बन जाता है। समझ गया। इस सब डिस्कशन से मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो अब कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स की बात करते हैं जो एग्जाम्स में मार्क्स कटवा सकते हैं। पहला मिसकंसेप्शन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ये गलत है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैग्नेटिक का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि डायमैग्नेटिज्म भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, बस ये रिपल्शन वाली है। इट्स मैग्नेटिक जस्ट
बैकवर्ड्स। ओके, तो डायामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक रिपल्शन है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं। गॉट इट। एग्जैक्टली। अब दूसरा मिसकंसेप्शन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक बार मैग्नेटाइज कर दो तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ये भी गलत है। पैरामैग्नेट्स भुलक्कड़ होते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड यानी म्यूजिक हटाओगे, थर्मल मोशन की वजह से वो अपना अलाइनमेंट भूल जाते हैं। सिर्फ फेरोमैग्नेट्स अपनी अलाइनमेंट याद रखते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेट्स फील्ड हटाने पर मैग्नेटिज्म भूल जाते हैं, फेरोमैग्नेट्स याद रखते हैं। सिंपल। हाँ। और तीसरा थोड़ा ट्रिकी मिसकंसेप्शन, सारे ट्रांजिशन मेटल्स फेरोमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये गलत क्यों है? अभी तो हमने पढ़ा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है पर काफी नहीं है। फेरोमैग्नेटिज्म के लिए वो स्पेशल एक्सचेंज इंटरैक्शन वाली दोस्ती भी चाहिए जो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल में रूम टेम्परेचर पर स्ट्रांग होती है। समझ गया। तो हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एटम पार्टी एनिमल नहीं होता। उसके लिए टीम स्पिरिट, वो एक्सचेंज इंटरैक्शन चाहिए। ये मिसकंसेप्शंस अब क्लियर हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम के लिए याद रखने का कोई आसान तरीका है? जरूर। चलो कुछ क्विक मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं। पहला, एक सिंपल मोनोनिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखो, DPF। D फॉर डायामैग्नेटिक, दूर जाते हैं रिपेल्ड। P फॉर पैरामैग्नेटिक, पास आते हैं वीकली अट्रैक्टेड। और F फॉर फेरोमैग्नेटिक, फोर्सफुली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। DPF, रिपेल, वीक अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट। सिंपल एंड इफेक्टिव। एक कैची फ्रेज भी है, ये लाइन याद कर लो, ऑल पेयर्ड इक्वल्स रिपेल, अनपेयर्ड इक्वल्स अट्रैक्ट, अलाइंड इक्वल्स स्टिक। इस एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट है। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। अरे वाह, ये तो पूरे चैप्टर का समरी है एक लाइन में। परफेक्ट। और आखिर में एक फिजिकल जेस्चर जो एग्जाम में टेंशन के टाइम भी काम आएगा। डायामैग्नेटिज्म के लिए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर धकेलो, रिपल्शन। पैरामैग्नेटिज्म के लिए हाथों को धीरे से पास लाओ, वीक अट्रैक्शन। और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए दोनों हाथों को कस के मिला लो, जैसे एक मजबूत हैंडशेक, स्ट्रॉन्ग परमानेंट अट्रैक्शन। ये जेस्चर्स तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। रिपेल, वीक अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग हैंडशेक, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो आज की चर्चा को 3 की पॉइंट्स में समराइज करती हूँ। पहला, मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर 3 टाइप्स में बांटा गया है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। दूसरा, ये बिहेवियर एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डायामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिज्म और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक्सचेंज इंटरैक्शन से फेरोमैग्नेटिज्म होता है। और तीसरा, टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म पर गहरा असर होता है। ज्यादा टेम्परेचर पैरामैग्नेटिज्म को कमजोर करता है और एक क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेट को भी पैरामैग्नेट बना देता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आज के बाद मैं किसी भी मैग्नेट या मेटल को पहले जैसी नजर से नहीं देखूंगा। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर जरूर विजिट करें। That is PROF, Sam, right? Yes, PROFSAM.com. All the best.